नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। यहां खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों, विश्लेषण और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 3 बड़ी खबरों पर जिनकी विस्तार से हम बात करेंगे। कुछ और खबरें भी होंगी, लेकिन नेशन टू नेशन में सबसे पहले बात करेंगे दुनिया की शक्तिशाली शख्स की जान को किससे खतरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, जिसकी खबर इजराइल ने दुनिया को दी है, जिसके बाद ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ईरान पर होगा सबसे बड़ा हमला, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे ड्रैगन यानी चीन की। चीन ने अंतरिक्ष में कौन सा नया कीर्तिमान बनाया है, कैसे चीन अमेरिका से भी एक कदम आगे निकल गया है और अब चांद पर जाने की तैयारी में जुटा है। इस खबर की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे यूरोप की, जहां मौसम का मिजाज बदल चुका है। इस बार भी भीषण गर्मी के बाद वैज्ञानिकों ने कौन सी चेतावनी दी है जिसने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। कभी ठंडा और खुशनुमा मौसम के लिए जाने जाना वाला यूरोप क्या ग्लोबल वार्मिंग की कीमत चुका रहा है, इस खबर पर भी रहेगी हमारी पूरी नजर। तो शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और नेशन टू नेशन में सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के नरम रिश्ते की। एक तरफ अमेरिका और ईरान वार्ता की मेज पर है, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी साजिश भी रची जा रही है। इजराइल का दावा है कि ईरान एक बार फिर से ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है। इससे पहले भी ट्रंप को मारने की साजिश में ईरान का नाम सामने आया था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ऐसा हमला करेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान की ओर 1000 मिसाइल्स तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइल्स दागी जाएंगी। अगर ईरान ने उन पर हमला किया तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले जानिए कि इजराइल ने अपने खुफिया रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। आपको बता दें कि इजराइल की जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें यह दावा किया गया है कि ट्रंप की हत्या की एक और कोशिश की साजिश की जा रही है। इजराइल ने अमेरिका के साथ नई खुफिया जानकारी साझा की है। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रचने का आरोप इस खुफिया रिपोर्ट में लगाया गया है। अमेरिकी अधिकारी खुफिया जानकारी की समीक्षा कर रहे हैं और अब तक कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। तो इतिहास की इन घटनाओं को भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसके पीछे आखिर हाथ किसका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की हिट लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। No, I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इतिहास में यदि हम नजर डालें तो उन पर जो हमले हुए हैं वो काफी पहले से होते आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप पर पहले कब हमले हुए। आपको बता दें कि लॉस वेगास चुनावी रैली के दौरान जून 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला हुआ था। एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीनकर ट्रंप पर गोली चलाने की कथित कोशिश की और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पेंसिल्वेनिया में जो फायरिंग हुई थी वो भी याद होगा आपको। जुलाई 2024 की यह घटना है। चुनावी रैली के दौरान हमलावर ने ऊंची इमारत से गोलीबारी की। ट्रंप के कान में गोली छूकर निकल गई। एक दर्शक की मौत हुई इस दौरान और 2 घायल भी हुए थे। हमलावर सीक्रेट सर्विसेज की जवाबी कार्रवाई में मारा गया था। इसके अलावा वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, सितंबर 2024 की एक घटना। ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास झाड़ियों में हथियारबंद संदिग्ध छिपा मिला। सीक्रेट सर्विस ने उसे देख लिया और कार्रवाई की। संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। ट्रंप सुरक्षित रहे।
तो आपको बता दें कि मार ए लोगो फ्लोरिडा फरवरी 2026 एक हथियारबंद घुसपैठिया ट्रंप के मार ए लोगो परिसर में घुस गया। सीक्रेट सर्विस ने उसे गोली मार दी और उस समय ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर अप्रैल 2026 की यह हाल ही की घटना है। एक हथियारबंद व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट इसमें घायल होता है और ट्रंप और अन्य अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। ट्रंप पर इन हमलों में किस्मत ने उनका साथ दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाना बनाने की गलती करेगा? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को वो अपना निशाना बनाने की गलती करेगा? क्योंकि ये कोई छिपा हुआ राज नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ईरान की आखिरी गलती होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा कि हम जवाबी कार्रवाई ऐसी करेंगे इस बार कि जो किसी ने नहीं देखी होगी। और ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि कल कौन रहेगा ये किसी को पता नहीं। Hey, all of their anti-aircraft things are gone. That doesn't mean they're not going to get a plane at some point, but all of it's gone. Everything's gone. Their leaders are gone. They had leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years. और इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीति और युद्ध का खेल जारी है। कई हमलों के बाद अमेरिका ने अब ईरान पर बमबारी रोक दी है, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा है कि सीज फायर खत्म हो चुका है, यानी युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मस्कट एयरपोर्ट पर ओमान के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रिपोर्ट के अनुसार अराक्ची की यात्रा का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत को आगे बढ़ाना है। ईरान ने दावा किया है कि हालिया युद्ध में उसके रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब $300 मिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा? अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान में करीब 90 ठिकानों पर हमला किया। कमांड ने हवाई अड्डे के रनवे और मिसाइल लॉन्चर पर हमलों के कुछ वीडियो भी साझा किए हैं। वो वीडियो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीज फायर खत्म तो क्या अब फिर युद्ध होगा? ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर खत्म होने का ऐलान किया। अमेरिका ने ईरान में कई हवाई हमले किए। हॉर्मूज में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका का यह एक्शन रहा और अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने परमाणु ठिकानों के पास हमले का आरोप लगाया। सेंट्रल कमांड ने 90 ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया और ईरान ने बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइल दागी। मतलब आप ये समझिए कि अमेरिका कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है और यहां ईरान कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है। पहला हमला अमेरिका ने किया था। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान को हर बार 20 गुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आप भी सुनिए। Just hit them very hard, and I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. तो जो हालात हैं वो एक बार फिर से जंग के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या सीज फायर खत्म होने के साथ ही जो समझौते की जो कोशिश है उस पर भी विराम लगेगा? यहां पर यह समझने वाली बात होगी, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। खमेनेई के मारे जाने की खबर आई। ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया और हॉर्मूज स्ट्रेट में तनाव बढ़ जाता है। 1 से 10 मार्च 2026 के बीच में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सैन्य ठिकानों, इजराइल और खाड़ी देशों की ओर मिसाइल्स और ड्रोन दाग दिए। 15 मार्च 2026 को यूएन, चीन, रूस, पाकिस्तान, कतर और ओमान समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से युद्ध रोकने की अपील की। बैक चैनल कूटनीतिक बातचीत भी शुरू हुई
और 7 और 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान अमेरिका 60 दिन के अस्थायी सीजफायर पर सहमत हुए। अप्रैल और जून, मतलब अप्रैल से जून 2026 के बीच में दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर 3 दौर की बातचीत हुई। 17 जून 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति समझौता हुआ। हॉर्मूज खोलना, अमेरिकी प्रतिबंध हटाना और ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना, ये तमाम सारी बातें तय होती हैं। 27 से 29 जून को आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ईरान ने फिर से एक दूसरे पर हमले कर दिए और पाकिस्तान की जो मध्यस्थता के जो प्रयास थे वो हवा में उड़ गए। 8 जुलाई 2026 को ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर समझौता खत्म होने की घोषणा कर दी और आगे कहा कि समझौता अब नहीं होगा। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। बहरीन में कम से कम 3 बार सायरन बजे। कुवैत और कतर पर भी मिसाइल दागी गई हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। जॉर्डन में भी सायरन बजे हैं, जहां अमेरिका ने अपने सैनिक और विमान तैनात कर रखे हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को अमेरिका ने ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास हवाई हमले किए। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के कुछ ही घंटों के बाद हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर ईरान के हालिया हमले युद्ध विराम के खत्म होने का संकेत है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में एक बार फिर बड़े युद्ध की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है। कुवैत की सेना ने कहा कि उसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन मार गिराए हैं। बहरीन ने कहा कि उसने भी हमलों को रोका है। तो ऐसे में अब यह समझना होगा कि सीजफायर खत्म होने के साथ साथ ये जो परिस्थिति है वो किस तरीके से और किस और आगे बढ़ रही है। ईरान ने यूएन में अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। Categorically reject the politically motivated allegation made today by France, UK and US regarding its peaceful nuclear program. Their claims are a deliberate attempt to distort Resolution 2231, misrepresent the facts and misuse the Security Council for narrow political purposes. The root cause of the current situation is well known. It lies in the United States' unlawful withdrawal from the JCPOA on 2018. These attacks violated Article 2 of the UN Charter, the fundamental prohibition on the use of force, and seriously undermined the global non-proliferation regime. The President of the United States publicly acknowledged and boasted responsibility for these acts of aggression. तो ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को सुपर्द खाक कर दिया गया है। दफनाने के बाद उनके कब्र की पहली तस्वीर जारी की गई है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने बताया कि खामेनेई के बगल में उनकी 14 महीने की पोती जहरा को दफनाया गया है। उसी कब्र के नीचे उनके दामाद, बेटी और बहू को भी दफनाया गया है। खामेनेई को यहां दफनाने की खास वजह यह है कि कब्र शियाओं के 8वें इमाम अली रजा के श्राइन में है। इसके कुछ ही दूर पर इमाम अली रजा की कब्र भी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद इसके बीच एक सवाल पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है कि ईरान में सत्ता के सबसे ताकतवर पद को संभालने वाले मुज्तबा खामेनेई को लेकर जो रहस्य है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। दरअसल अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा में भी उन शामिल नहीं हुए और इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सर्वोच्च नेता बनने के बाद से वो सार्वजनिक मंचों से पूरी तरह से गायब है। ना कोई सार्वजनिक संबोधन, ना किसी सरकारी समारोह में मौजूदगी और ना ही मीडिया के सामने कोई तस्वीर या वीडियो। ऐसे में ईरान के भीतर और दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मुज्तबा खामेनेई है कहां। कई लोगों का मानना है कि संकट की इस घड़ी में देश के सर्वोच्च नेता का जनता के सामने आना जरूरी है ताकि लोगों को यह भरोसा मिल सके कि देश का नेतृत्व सक्रिय है। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक उपस्थिति संभव नहीं है तब भी किसी वीडियो संदेश या आधिकारिक संबोधन जारी किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुज्तबा खामेनेई वास्तव में पर्दे के पीछे से पूरे देश की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब तेहरान पर है कि ईरान का नया सर्वोच्च नेता
कब और किस रूप में पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आता है? वाकई में यह बड़ा सवाल है। और एक तरफ मुर्तजा का सस्पेंस है तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश। तो ऐसे में अब यह स्थिति किस ओर और कहां आगे बढ़ेगी, यह समझने वाली बात होगी। I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. I think they are more rational, but based on their actions over the last week or two, they're not doing a service to the people. And I think more than anything else is I got to know them, and I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. तो सोचिए जरा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक समय था जब वो कह रहे थे कि सब कुछ तय हो चुका है, हमारी बहुत बेहतरीन बातचीत हुई है और समझौता पूरी तरीके से हो चुका है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब बातचीत होगी या नहीं मैं नहीं जानता, ये डील होगी या नहीं ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात तो तय है कि सीज फायर खत्म हो चुका है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए नेशन टू नेशन। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करी सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड से अपनी यात्रा को पूरा करने के बाद अब भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की 3 देशों की जो यात्रा रही वो कूटनीतिक लिहाज से और भारत की विदेश नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री के रवाना होने की। प्रधानमंत्री का 3 देशों का यह महत्वपूर्ण दौरा संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था और न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा रहा है। न्यूजीलैंड से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सफल दौरा किया। इस यात्रा के दौरान कई सारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली है, कई सारे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया, उनके साथ भी संवाद किया। तो प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर वो थे और अब न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि 3 देशों की जो महत्वपूर्ण यात्रा रही वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड से। पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई दी गई। ये तस्वीर भारत की मजबूत विदेश नीति को बयां करती है। ये तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को परिभाषित करती है, जिसमें दुनिया के समक्ष भारत के लिए सम्मान नजर आता है, गर्व नजर आता है, अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार नजर आता है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया है कि आज भारत को पूरी दुनिया सम्मान और गर्व के साथ देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले सम्मान इस बात का परिचायक हैं। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, तो वो क्षण होता है जब पूरा भारत गर्व महसूस करता है। और यही भारत की मजबूत विदेश नीति की ताकत भी है। न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर थे। और न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री भारत के लिए अब रवाना हुए हैं। तीन देशों की इस यात्रा में भारत के लिहाज से कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। साथ ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उन्हें भी मजबूती मिली है। इस दौरान कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके, कैसे ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आकर्षित किया जा सके, ऐसे तमाम सारे प्रयास किए गए। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा संपन्न करते हुए अब न्यूजीलैंड से भारत की ओर रवाना हुए। और आइए नेशन टू नेशन में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि यूरोप इस समय सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ही नहीं, बल्कि भीषण जंगल की आग के संकट से भी जूझ रहा है। स्पेन के दक्षिणी प्रांत अल्मेरिया में लगी विनाशकारी आग ने पूरे इलाके को तबाही के मंजर में बदल दिया। अब तक 11 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ शुरुआती क्षेत्रीय अपडेट में मृतकों की संख्या 12 बताई गई थी। राहत और बचाव अभियान जारी है और कई लोगों की तलाश भी की जा रही है। यह आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अल्मेरिया प्रांत के लॉस गालाडोर्स और उसके आसपास के इलाकों में कुछ ही घंटों के भीतर जंगल, घर और सड़कें आग की चपेट में आ गए। स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र के आपदा प्रबंधन प्रमुख एंटोनियो सांज ने इसे अब तक की सबसे विनाशकारी और भयावह जंगल की आग बताया है। सबसे दुखद बात ये रही कि कई लोगों की मौत सुरक्षित स्थान पर रहने की बजाय अपनी कारों से भागने की कोशिश के दौरान हुई। अधिकारियों के अनुसार लोगों के घरों में लोगों को रहने की सलाह दी गई थी कि वो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन कुछ लोग घबरा कर घर से बाहर निकल पड़े। एक कार में 4 लोगों के शव मिले, जबकि 7 अन्य लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल भागने की कोशिश में आग की चपेट में आ गए। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जिसमें धुएं के गुबार, काले धुएं के गुबार जो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो डराने वाले हैं। आग पर काबू पाने के लिए करीब 150 दमकल कर्मी, हेलीकॉप्टर्स, पानी गिराने वाले विमान और स्पेन की मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट को तैनात किया गया। लगातार तेज हवाएं, सूखी वनस्पति और गर्मी राहत कार्यों को बेहद मुश्किल बना रहे हैं। स्पेन की यह त्रासदी ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ ही दिनों पहले दक्षिणी फ्रांस में भी भीषण जंगल की आग के कारण 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि मई और जून की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने पूरे पश्चिमी यूरोप की जमीन और जंगलों को इतना सूखा बना दिया कि अब छोटी सी चिंगारी भी बड़े अग्निकांड में बदल रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि यूरोप दुनिया के औसत से 2 गुना से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। यही वजह है कि हीट वेव
सूखा और जंगल की आग जैसी चरम मौसमी घटनाएं अब पहले की तुलना में ज्यादा बड़ी और ज्यादा विनाशकारी रूप में सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप अब जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भीषण जंगल की आग हर साल नई तबाही लेकर आएंगी। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें डरा रही हैं और ये सबसे बड़ा सवाल उठाती है कि ये जो अग्निकांड हुआ है, ये जो अग्नि का तांडव है, इसके पीछे की वजह क्या है। अधिकारियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी बचने का मौका तक नहीं मिला। Ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido. Hemos tenido que evacuar a vecinos de Almocáizar, al vecinos del Pinar, de Bédar, y ahora vamos hacia el camping porque, como podéis comprobar, el viento es de poniente y va a llegar al camping donde tenemos también 400 o 500 personas. बताया जा रहा है कि वर्ष 2005 के बाद की सबसे भीषण और सबसे भयावह आग है ये। तो ये वैश्विक जलवायु जो संकट है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सीख लेने के लिए। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।